तो कैसे हैं स्टूडेंट। होप अच्छे ही होंगे। मैं आदित्य, मैं फिर दोबारा आपके सामने आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, जो कि है पार्ट 2 फिजिक्स। ठीक है। जैसा कि आपको आजकल पता है कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर आजकल एक मैथ्स के पेपर को लेके अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो आप लोगों से यही मैं कहूंगा कि इन सब बातों में ना पड़े, इन सब बातों को छोड़ के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि ये लोग निकल जाएंगे। आप लोगों को बस एक ही काम करना है, अपने पेपर पे ध्यान देना है, अपना पेपर बढ़िया करना है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आपको फिजिक्स का पार्ट 2 करवा रहा हूँ। जैसा जिस किसी बच्चे ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आप जाइए, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट 1 का लिंक। तो जाइए और वो पार्ट 1 देखिए, और शॉर्ट वीडियो कुछ चैप्टर्स की मैंने बनाई है, वो भी आप लोगों को चैनल के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को अपडेट दिया था, 2025 सीबीएसई क्लास 10 साइंस पेपर के बारे में, जो कि बहुत डिफिकल्ट आने वाला है इस बार। ऐसी अ, बातें चल रही हैं, जो पता लगी है इंटरनली, कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा। तो आप लोगों को घबराने की टेंशन बिल्कुल नहीं। आप लोगों के लिए मैंने सारे चैप्टर्स इस तरीके से कर दिए हैं कि आप सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ के जाएंगे ना। मैं आपको ये दावा नहीं कर रहा कि पेपर पूरा बता दूंगा, बट हाँ, टॉपिक्स वो बता दूंगा कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इन टॉपिक्स को भी अगर आपने मेमोराइज कर लिया ना, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स की जो लाइट की न्यूमेरिकल्स का जो टॉपिक था, वो मैं ऑलरेडी वीडियो पार्ट 1 में बना चुका हूं। आज मैं आपको फिजिक्स का, बायो का और केमिस्ट्री, ये तीनों की तीनों मैं आपको आज करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर ले, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। जितना जल्दी आप प्रिपेयर करेंगे, उतना ही बढ़िया आपकी रिवीजन होगी। और इसके साथ साथ जो पेपर्स हैं, वो आपको बाकी के चैनल, बाकी के आपके इंस्टा हैंडल पे भी मिल जाएगा, fingertip11, और यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, जो कि है आपका, जिसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एग्जामिनर को बहुत अच्छे लगते हैं। यानी कि जो आपके क्वेश्चंस जो बनते हैं, वो इन्हीं टॉपिक्स के बीच में से बनते हैं। तो हम वन बाय वन आपका एक एक टॉपिक को देखेंगे कि इसमें क्या चीज आ सकती है। बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम है नहीं हमारे पास। बहुत जल्दी इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। तो अगर हम ओम्स लॉ की हम बात करें, ओम्स लॉ की अगर हम बात करें, तो ओम्स लॉ के अंदर हम देखते हैं इसके आपके 3 फॉर्मूले हैं। सबसे बेस्ट वे, इसकी एक तो डेफिनेशन आती है आपकी, व्हाट इज ओम्स लॉ, इसकी डिफाइन आती है। ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, डिफाइन न्यूमेरिकल्स। ठीक है। इससे रिलेटेड डिफाइन आती है, न्यूमेरिकल्स आती है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए आपका। डिफाइन आपको लर्न करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ इसका न्यूमेरिकल काफी सारे आते हैं। वो न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको ग्रुप के अंदर डालूंगा, सॉरी, इसके वीडियो के लास्ट में डालूंगा मैं कुछ क्वेश्चंस, या पेपर्स भी आपको मैं दूंगा। तो वहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा, या कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो वहां से आप जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स करके जाना, एनसीईआरटी के एक भी एग्जांपल्स मत छोड़ना। तो ओम्स लॉ की अगर हम बात करें, इसका सबसे बेस्ट वे फॉर्मूला लर्न करने का, पोगो पे एक आपका कार्टून आता था, वीर द रोबो बॉय। तो आपने बस वही याद करना है, वीर, V इक्वल्स टू आई आर। आपको बस वीर याद करना है। इस एक फॉर्मूले से आपके 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। कैसे? एक फॉर्मूला तो ये हो गया फॉर V इक्वल्स टू आई आर, जहां पे V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, I आपका करंट है, R आपका क्या है, रेसिस्टेंस है। और वही अगर आपको I के लिए निकालना हो, I को यही रखना है, R मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स में V बाय आर। आपका ये हो जाएगा फॉर I, यानी करंट निकालने के लिए। और ये अगर आपने R निकालना है, R को ये रख के I उधर जाएगा, तो दैट विल बी V बाय I। तो इस एक फॉर्मूले से आपके 3 फॉर्मूले तैयार हो गए हैं। तो आप इस एक फॉर्मूले को लर्न करके, V को लर्न करके, आप इस सारे फॉर्मूले इजीली बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ फॉर्मूले बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो इनकी ऐसा यूनिट जानना भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या है आपकी, वोल्ट। क्या है इसकी ऐसा यूनिट, वोल्ट। करंट की ऐसा यूनिट क्या है आपकी, एम्पेयर। क्या है इसकी ऐसा यूनिट, एम्पेयर। और रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, सिंबल एस का ये। एंड इसकी ऐसा यूनिट क्या है आपकी,
ओम। क्या है इसके ऐसा यूनिट? ओम। ओ एच एम। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट ओम है। इसका एम्पियर का सिंबल कैपिटल ए से है और वोल्ट का सिंबल कैपिटल वी से है। जितने भी साइंटिस्ट जो अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं उनके नाम पे जो भी सिंबल्स होते हैं वो कैपिटल में ही लिखे जाते हैं आपके। ठीक है, तो दिस इज दी एसआई यूनिट जो आपको याद करनी है और ये आपके फॉर्मूले हैं। तो आपका ओम्स लॉ के अंदर अगर आपने फॉर्मूला भी लिख दिया तो एटलीस्ट यू विल गेट 1 मार्क। और याद रखिएगा कोई भी फॉर्मूला, कोई भी न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो सारे के सारे स्टेप जरूर लिखे कि स्टेप मार्किंग होती है आपकी। ठीक है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो दिस इज ओम्स लॉ, इसकी डिफाइन आएगी, इसका न्यूमेरिकल आएगा। डिफाइन आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला याद करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। ऐसा यूनिट लगाना ना भूले। ये सिंबल है, ये आपकी प्रॉपर उसकी वैल्यू है, मतलब V इक्वल्स टू वोल्ट होता है, ये एम्पियर, और ओम का सिंबल ये और ओम ये रहा। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल मैं नहीं कर रहा हूं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप कर लेना। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले आपका ओम्स लॉ आता है, उसके बाद आता है आपका वीआई ग्राफ। काफी बच्चे पेपर में एनसीईआरटी की बुक के अंदर बहुत कॉर्नर में टॉप पे दिया हुआ है आपको वीआई ग्राफ, इग्नोर कर देते हैं कि भाई साहब वीआई ग्राफ नाम की कोई चीज है भी या नहीं है, बहुत जल्दी इग्नोर कर देते हैं। तो आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना वीआई ग्राफ को गलती से भी। वीआई ग्राफ वेरी सिंपल। कैसे बनता है आपका? एक नॉर्मल ग्राफ की तरह जो मैथ्स में आप बनाते हो ना ग्राफ, बस वैसे ही आपने बनाना है। वी आपने यहां लेना है, आई की वैल्यू यहां लेनी है, आपकी वी की कुछ वैल्यूज आएंगी, आई की कुछ वैल्यूज गिवन होंगी आपको। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस ग्राफ प्लॉट करना है उसके अकॉर्डिंगली। आपने ग्राफ प्लॉट करना है उसके अकॉर्डिंगली और सारे पॉइंट्स को आपने मिला के वीआई ग्राफ बना देना है। अब एक चीज जो बच्चे ध्यान नहीं देते, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आपको क्या बोलते हैं एवरेज आर निकालना है। तो एवरेज आर के लिए आपको सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है। ठीक है, और ये आपका I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, I5 है। तो आपका R1 क्या हो जाएगा? V1 अपॉन I1। R2 क्या हो जाएगा? V2 अपॉन I2। R3 क्या हो जाएगा आपका? V3 अपॉन I3। ऐसे करके आपके R1 R2 R3 आ जाएंगे। तो एवरेज कैसे निकलेगा? सपोज 1 2 3 4 5, 5 है, R एवरेज निकालना है मुझे। तो R एवरेज कैसे निकलेगा मेरा? कि आपका R1 प्लस R2 प्लस अप टू जो भी एंड तक रहेगा, अपॉन में कितने? 1 2 3 4 5। तो 5 है तो 5, यहां से आपका R एवरेज निकल जाएगा। बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की मिडल में दिया हुआ है आफ्टर ओम लॉ, एंड इसका एक क्वेश्चन बैक में ग्रीन कलर के आपके क्वेश्चंस बने होंगे इंटेक्स वाले, उसके अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस जरूर करें, पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। 85 to 90% चांस होते हैं इस वीआई ग्राफ के आने के, और बच्चे इसको छोड़कर आ जाते हैं, पता ही नहीं होता उनको करना क्या है। ठीक है, तो दिस इज वीआई ग्राफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज कर लीजिएगा आपका। नेक्स्ट आते हैं हम सर्किट डायग्राम या रेसिस्टिविटी के ऊपर। रेसिस्टिविटी बच्चों को पहला तो एक टॉपिक मैंने यहाँ लिखा नहीं है, रेसिस्टेंस का मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। रेसिस्टेंस इज वेरी बेसिक टॉपिक। एक आता है फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, वो प्लीज करके जाना। थ्योरी में आ जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, तो पेपर में आ जाएगा, तो प्लीज इसको कर कर आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इग्नोर किया जाता है टॉपिक दैट इज रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, हो सकता है पेपर में ये आ जाए। ठीक है ना, इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा, ये नहीं आया तो इसके जैसा आएगा, जिसमें आपका क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में डिफरेंस बताना है आपको। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, ध्यान से देखना। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंस मैं ही आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो आपका है दैट इज रेसिस्टेंस जो है, सपोज करो एक वायर लिए मैंने 2 मीटर और एक वायर ली मैंने 4 मीटर। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ बढ़ेगी तो आपका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन अगर मैंने 2 मीटर वायर ली है और एक 4 मीटर वायर ली है, तो दोनों की रेसिस्टिविटी क्या होगी? तो दोनों की रेसिस्टिविटी सेम रहेगी। तो यहां पर एक आएगा आपका, इट चेंजेस
ड्यू टू सम फैक्टर्स, ठीक है, और इट ओनली डिपेंड अपॉन मटीरियल। ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस चेंजिंग के लिए। रेसिस्टिविटी से मटेरियल पे डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेसिस्टिविटी होती है। इसका टेबल एनसीईआरटी के अंदर आपको दिया हुआ है, तो वो पढ़ के जरूर जाइएगा। जिसमें सबसे कम जो रेसिस्टिविटी होती है वो गोल्ड की होती है, उसके बाद सिल्वर, देन कॉपर। याद रखिएगा, कॉपर इज आइडियल फॉर मेकिंग वायर, क्योंकि सबसे कम रेसिस्टिविटी उसकी होती है। उससे कम सिल्वर और गोल्ड की भी होती है, लेकिन ना तो अंबानी भी इतना अमीर नहीं होगा कि अपने घर के अंदर वो गोल्ड और सिल्वर की वायरिंग कर रहा होगा। तो इसलिए कॉपर सबसे आइडियल माना जाता है आपका। ठीक है, तो रेसिस्टेंस के एक तो ये रेसिस्टेंस की ये डिफाइन, ये आपका डिफरेंस फर्स्ट ये हो गया। दूसरे में आप इनका फॉर्मूला लिख सकते हैं। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V बाय I होता है। और वही रेसिस्टिविटी जो कि रो से डिफाइन होती है आपकी, ठीक है, रो का सिंबल ये है, ठीक है, ऐसा सर्कल बना के ऐसे कर्व करना है। रो का सिंबल ये है और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है R इंटू ए अपॉन एल। R मतलब रेसिस्टेंस, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल मतलब लेंथ। तो इस तरीके से आप रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के अंदर डिफरेंस जरूर करिएगा। रेसिस्टिविटी के क्वेश्चंस बताते हैं। तीसरी, ऐसा यूनिट जो होती है आपकी, ऐसा यूनिट का डिफरेंस भी है। रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, ओनली ओम। रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, ओम। वही रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट देखो हम निकालेंगे कैसे, हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम निकालेंगे। रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की होती है मीटर। मीटर से 1 मीटर खत्म, तो कितना बचा आपका, ओनली सिर्फ क्या बचा आपका, ओम पर मीटर, ओम मीटर। ठीक है ना, तो क्या है रेसिस्टिविटी कैसा यूनिट, ओम मीटर। कितने आपकी ओम मीटर आपकी जो है रेसिस्टिविटी है वो आएगा आपका, वो ऐसा यूनिट होगी रेसिस्टिविटी की। तो दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेसिस्टिविटी। तो ये टॉपिक आपका आता है कई बार, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, सर्किट डायग्राम। कहने के लिए बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन आधे से ज्यादा बच्चों को यही नहीं पता होता कि सर्किट डायग्राम क्या है। सर्किट डायग्राम के अंदर दो सबसे ज्यादा जो कॉमन मिस्टेक होती है वो होती है वोल्ट मीटर को लेके और एमीटर को लेके। कई बार एमसीक्यू में आता है कि सर्किट डायग्राम जो सही है उस पर क्लिक आपको टिक करना होता है या उसको सेलेक्ट करना होता है। तो याद रखिएगा, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है। किसमें होता है, पैरेलल में होता है, किसके, रेसिस्टेंस के, पैरेलल टू रेसिस्टेंट। और वही एमीटर जो होता है वो क्या होता है आपके, वो होता है आपका सीरीज में। वो क्या होता है आपका, सीरीज में। जैसे यहां मैं एक सर्किट बना रहा हूं, ठीक है, ये मैंने एक रेसिस्टेंस बना दिया, ये मैंने स्विच बना दिया आपका, ठीक है, और ये मैंने आपका क्या बोलते हैं बैटरी बना दी, और यहां मैंने एमीटर दे दिया। ठीक है, अब वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर यहां पर आपका पैरेलल में लगेगा हमेशा रेसिस्टेंस के। तो ये चीज याद रखिएगा। और दूसरा, फ्लो ऑफ करंट दिखाना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, याद रखिएगा। अगर नहीं दिखाया तो इसके मार्क्स भी कट होते हैं। क्यों हम मौका दें एग्जामिनर को 5 मार्क्स काटने के लिए, हम अपनी तैयारी पूरी करके जाएंगे। ठीक है ना, तो दिस इज सर्किट डायग्राम, सारे सिंबल जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आते हैं हम सर्किट डायग्राम के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ये है आपका टॉपिक कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में आपके दो कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला होता है आपका सीरीज और दूसरा होता है आपका पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सबसे सिंपल आपका ये फॉर्मूला है, R1 R2 R3। नॉर्मल जो रेसिस्टेंस होता है उनको प्लस करते जाओ अगर सीरीज में है, तो इजीली ये आपका आंसर आ जाएगा, आर आर टोटल सीरीज आ जाएगा आपका। पैरेलल के लिए भी सिंपल फॉर्मूला है, एलसीएम एचसीएफ निकालने वाला फॉर्मूला है। आर पैरेलल किसके बराबर होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसके बराबर होता है। अब जो बच्चे गलती कर देते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, इस पूरे को निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। सपोज सपोज कर रहा हूं मैं, उनका आंसर आया 1/RP इक्वल 3/4। सपोज इनका सॉल्व करके आंसर आया ये। बच्चे क्या करते हैं, यही आंसर लिख देते हैं जो कि गलत है। ये आंसर है 1/RP, यानी टोटल रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल का आंसर है। आर
पी का फॉर्म मतलब पूरा आरपी का आंसर क्या है, दैट इज 4/3। इसको रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं, तो प्लीज रेसिप्रोकल जरूर करें। आपका रेसिप्रोकल नहीं करोगे तो पूरा करने के बाद भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो इस चीज का ध्यान में रखिएगा, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकालना जरूरी है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से, कि अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूं, इसका आंसर आप जरूर, मैं आंसर लिख दूंगा, आपको फाइंड जरूर करना, मैं सॉल्यूशन थोड़ा सा बताऊंगा, हिंट दूंगा मैं आप लोगों को। सपोज करो एक ये क्वेश्चन आया आपका, ठीक है, एक ये है, और ये आपके रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम, ये ए है और ये बी है। आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है, कैसे बताओगे, इस पूरे सर्किट के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो क्या करना है, आपका ये दिख रहा है पैरेलल में है, तो इस पूरे का रेजिस्टेंस निकाल लो आप, 1 आएगा इसका, वैसे इस पूरे का भी सेम ही आएगा 1। ठीक है, अब ये तीनों आपस में क्या है, सीरीज में है, तो आप क्या करोगे, इस पूरे को रेसिस्टेंस को निकाल के आर ए दे दो, इस पूरे को रेसिस्टेंस को निकाल के आर बी दे दो, और इसका नाम दे दो आर सी। तो R1, RA, RB और RC ये तीनों सीरीज में है, तो 1 + 1 + 2 तो कितना हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 ओम, ये आंसर आएगा। इसको सॉल्व करके देखना, पता लग जाएगा। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, इसके जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो करना इस तरीके से कि आपको कहां कॉम्बिनेशन दिख रहा है। अगर पैरेलल है तो पहले पैरेलल निकाल लो, उसके बाद वाला अगर पैरेलल है वो भी निकाल दो, सारे पैरेलल अगर सीरीज में हो रखे तो पहले पैरेलल निकाल के उनको सीरीज में कर दो, और रेसिप्रोकल करना मत भूलना। पैरेलल में ज्यादातर बंदे यही गलती कर देते हैं, फिर बोलते हैं हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक, लो जी, पावर आ गया हमारे पास। पावर आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। पावर का सबसे बेसिक फॉर्मूला, ये तो सीधा सीधा न्यूमेरिकल में ही ऐसे से आया था कि पावर बताओ कितनी आ रही है आपकी। पावर का नॉर्मल फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन में टाइम। क्या है पावर का फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन में टाइम। सिर्फ यही नहीं है, P = V × I भी है। ठीक है, एक ये भी नहीं है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला भी है इसका, I²R। ये 3 फॉर्मूले हैं जी पावर के, जैसी वैल्यू वैसा फॉर्मूला। आपको ये तीनों की तीनों लर्न करके रखने हैं, जैसी वैल्यू वैसा फॉर्मूला आप इसके अंदर पुट करके आंसर निकालोगे। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है जी, ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, वोल्ट और वॉट में बंदे डिफरेंस कर मतलब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा पावर की ऐसा यूनिट क्या है, दैट इज वॉट। क्या है इसकी ऐसा यूनिट, वॉट है इसकी ऐसा यूनिट। तो इसके डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं आपके, तो प्लीज वो कर लीजिएगा। एक सबसे ज्यादा चहीता क्वेश्चन एग्जामिनर का, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसका बस न्यूमेरिकल आता है आपका मेनली, इसकी डिफाइन याद रखना। किसी भी इसकी क्या बोलते हैं, किसी वैल्यू की आपको डिफाइन नहीं आ रही लेकिन उसका फॉर्मूला लर्न है, तो उसी से भी आपका क्या बोलते हैं फॉर्मूला बना सकते हो आप। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। तो इसलिए फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसकी डिफाइन आती है, एंड इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं आपके, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको। फॉर्मूला है आपका H एक ही फॉर्मूला है जी इसका, I²RT, जहां पे I करंट है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम है, आपकी हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा। कितने टाइम के लिए आपका कोई भी अप्लायंस चल रहा है तो उससे आपका हीटिंग इफेक्ट पता चल जाएगा I²RT के फॉर्मूले से। नेक्स्ट आते हैं हम एनर्जी कंजप्शन। एनर्जी कंजप्शन निकालना निहायत ईजी है आपका। कैसे, आप घर, आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो इसी मेथड से आता है, इसी से पता लगता है कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। तो ये क्या है आपका एनर्जी कंजप्शन, इसका फॉर्मूला क्या है, E = P × T। कितनी पावर कितने टाइम के लिए हमने क्या बोलते हैं यूज करी है, तो दैट इज एनर्जी कंजप्शन। अब एक चीज जो बच्चे यहां पर गड़बड़ कर जाते हैं वो क्या, एनर्जी कंजप्शन की ऐसा यूनिट है kW/आवर। क्या है इसकी ऐसा यूनिट, kW/आवर। अब बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में आपको पावर दी होती है वॉट में और टाइम दिया होता है मिनट में, बच्चे उसी को लगा देते हैं P × T और आंसर निकाल देते हैं। गलत, याद रखना नंबर कट जाएंगे।
पहले आप अगर एनर्जी कंजप्शन निकाल रहे हो तो पावर को किलोवाट में, 1 किलोवाट इक्वल 1000 वाट। अगर आपको 5 वाट भी दिया हुआ है ना, इसको किलोवाट में चेंज करना है, कुछ नहीं करना, 1000 से सिर्फ डिवाइड करना है आपको, तो आंसर आ जाएगा 0.005 किलोवाट। तो पहले किलोवाट में चेंज करोगे, और अगर मिनट में है तो उसको आर में चेंज करोगे, तभी आंसर आपका किलोवाट पर आर आएगा। समझ में आया? तो ये चीज अगर कर लोगे तो आपका इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पूरा हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बस यही टॉपिक्स है जो कि मेन है। ठीक है, अब मैं आपकी बात करूंगा किसकी, मैग्नेटिक इफेक्ट की। जब तक आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर मैं मैग्नेटिक की बात करूंगा। तो स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जैसे कि बार मैग्नेट। अब आप बोलोगे सर बार मैग्नेट कोई स्पेशल टॉपिक कैसे? बिल्कुल है। कैसे? इसकी आपकी आती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, डिफाइन आती है आपकी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की, आपकी प्रॉपर्टीज आती है मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज आती है आपकी, साथ ही साथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डिफाइन आती है आपकी। ठीक है, आपका और तो ज्यादा ऐसा कुछ आता नहीं है इसका, बस इतना ही याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ के रखना। क्यों? क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज है ना, वो सेम मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज आपकी यूज होगी यहाँ पर, जहां पर हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ेंगे ना, यहाँ पे सोलेनॉइड आएगा। तो सोलेनॉइड और बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिट्टो सेम है। आपका डायग्राम भी बनेगा तो वो भी सेम है, सब चीजें सेम है इसकी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें 3 टाइप्स आते हैं आपके। पहला है आपका स्ट्रेट वायर, दूसरा है लूप, और तीसरा है आपका सोलेनॉइड। ठीक है, 3 अलग अलग शेप वायर को बैंड किया, 3 अलग अलग शेप में। तो इन तीनों वायर्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी आपको विद डायग्राम पता होना चाहिए। तो इसका क्या आता है आपका मेन, वो मैं बता देता हूं। इसमें इसका डायग्राम आता है सिर्फ, और दूसरा आता है प्रॉपर्टीज। अगर आ गया तो प्रॉपर्टीज, एक तो आएगी, आता ही आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बस। इससे ज्यादा इसका कुछ नहीं आने वाला। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर की हम बात करें 3 टाइप में है। एक स्ट्रेट वायर के अंदर कैसी होगी, लूप कैसा होगा, लूप में कैसी होगी, सोलेनॉइड में कैसी वर्क करिए, शेप पूछते हैं बेसिकली। तो वही डायग्राम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपको पता होनी चाहिए, इसका बस रट्टा मार लेना आप। डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, भाई साहब ये बहुत ज्यादा आने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो कुछ कई बार डिफाइन में भी आ जाता है आपका, तो इनके बीच का डिफरेंस कर लेना बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। तो आप करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अब आते हैं रूल्स पे। आप बोलोगे सर इसमें रूल्स तो आपने बताया नहीं कि थंब रूल आपका यूज होता है, क्योंकि मैंने रूल्स के लिए अलग से एक लाइन छोड़ी हुई है, मतलब एक अलग से टॉपिक बनाया हुआ है। तो रूल्स में से जो आपका आता है, 2 ही रूल्स आपके यूज हुए हैं। वैसे पहले जब कोविड नहीं था तो 3 रूल यूज होते थे, तो यहाँ पे आपके 2 ही रूल यूज हुए हैं। कौन से? एक आपका यूज हुआ है राइट हैंड थंब रूल, और जो कि आपका ये है राइट हैंड थंब रूल। मैं आपको बता देता हूं, अगर करंट ऊपर है तो ऐसे अपने थंब को अपने एकदम सर के नीचे रख के आप देखोगे कि अगर थंब ऊपर है तो आपकी जो फिंगर्स है वो कहां रोल कर रही है। अगर वो रोल कर रही है क्लॉक के अपोजिट तो इट मींस एंटी क्लॉकवाइज, और थंब को नीचे करने पे वो कैसे रोटेट कर रही है आपकी क्लॉक की वाइज में, तो ये होगा आपका क्लॉकवाइज। तो जब करंट नीचे होगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ मूव करेंगी, क्लॉकवाइज। और जब आपका करंट अपसाइड अपवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मूव करेंगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लीज ये चीज याद रखिएगा, बच्चों को पता ही नहीं चलता कहाँ क्या होता है। बस कुछ नहीं करना, थंब को अपने एकदम सर के नीचे रखना है, और आपकी फिंगर्स की मूवमेंट देखनी है कि वो किस तरफ फोल्ड हो रहे हैं। ठीक है ना, घड़ी को घड़ी नीचे रखी हुई है, और फिर आपको नोटिस करना है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज राइट हैंड थंब रूल। एंड इसके बाद जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपका सबसे सिंपल,
दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसके अंदर थंब ले आपका क्या बोलते हैं रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका, आपने बंदूक दिखानी है सामने वाले को और उसके बाद जो मिडिल फिंगर है उसको बस ऐसे सेंटर में ले आना है, तो आपकी मशीन गन बन गई है। ठीक है ना, आपने इस मशीन गन को ही यूज करना है, वहां पर ऐसे लेके मत खड़े हो जाना एग्जाम के बीच में कि ये क्या हो रहा है, और ये भी मत करने लग जाना। सो दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, आपके घर में सबसे बड़ा कौन है जी, फादर, तो इसको आप फादर यानी एफ से डिनोट करेंगे, विच इज फोर्स। और उसके बाद कौन आता है पोजीशन में, मदर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद कौन आते हो आप, दैट इज चाइल्ड, तो यानी कि करंट। तो फादर मदर चाइल्ड, ये तीन आपके क्या बोलते हैं, तीन पार्ट्स हैं आपके लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के अंदर। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जिसकी भी डायरेक्शन जैसी रहेगी वो चीज आप देख लेना। एक चीज जो मैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के अंदर बताऊंगा, मैं जो बच्चे ज्यादातर गड़बड़ कर देते हैं, एक आता है इसके अंदर, इसी में बता रहा हूं, किसी में दिक्कत आती है हमेशा आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या चार्ज। प्रोटॉन और चार्ज तो सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो अब कभी फ्लेमिंग के अंदर आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आपकी फलानी जगह पे दी है, जैसे सपोज करो आप बोलिए नॉर्थ की साइड में है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, तो याद रखना करंट की मूवमेंट कहां पर होगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के अपोजिट। तो यानी कि याद रखना इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो होती है वो होती है आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है ना। और करेक्ट, प्रोटॉन और चार्ज की मूवमेंट कहां होती है आपकी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और वही मैं बात करूं इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट की मूवमेंट कहां होती है, इलेक्ट्रिक करंट की मूवमेंट कहां होती है, इलेक्ट्रिक करंट की मूवमेंट जो होती है वो होती है आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये याद रखना कि सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है आपको और बोला है कि भैया इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, तो आपने अपने क्या बोलते हैं ये जो मिडिल फिंगर वाली जो लाइन है उसको इस तरफ नहीं करना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करना है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो यानी कि आपका जो करंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ है, नीचे है। समझ में आया, तो ये चीज की गड़बड़ मत करना। इलेक्ट्रॉन के अलावा अगर प्रोटॉन और चार्ज दिया हुआ है तो वो तो सेम डायरेक्शन में ही है, वो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन में ही है। तो बच्चे कई बार ये गड़बड़ कर देते हैं इनके अंदर, तो इस चीज का ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम रूल्स के बाद एसी एंड डीसी की। ये डिफरेंस बहुत कॉमन है आपका, बहुत बार आता है, पहले तो इसकी मोटर्स वगैरह भी आती थी, तो वो तो टॉपिक हट ही गया है आपका। एंड सबसे बड़ी बात, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल का एक डिफाइन भी है, दोनों का डिफाइन है, तो दोनों की डिफाइन जरूर लिख के जाइएगा, डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे ज्यादा छोड़ा गया टॉपिक इसमें एक तो फ्यूज भी आता है, फ्यूज और अर्थिंग इनकी डिफाइन करनी है। साथ ही साथ डोमेस्टिक सर्किट का एक डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, बच्चे सबसे ज्यादा छोड़ के जाते हैं उसको। अभी आपका सैंपल पेपर निकाला था सीबीएसई ने, उसके अंदर वो डायग्राम आया हुआ था, तो प्लीज वो करके जाइएगा। वो डायग्राम क्या है, आपके घर की जो वायरिंग है ना वो सेम डिट्टो वही है आपकी, ठीक है, कुछ नहीं है, बस उसको एक बार देख लेना कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो दैट्स इट, उसमें बेसिकली अर्थिंग वायर के बारे में बताया हुआ है कि अर्थिंग वायर कैसे जाता है, आपका जो एक्स्ट्रा करंट होता है उसको आपका वापस अर्थ में भेज देता है। तो दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, मैं फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। सो फिजिक्स में ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं, आपने देखा होगा पीछे, ठीक है ना। तो फिजिक्स में मैंने एक चैप्टर नहीं लिया है, दैट इज ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड, क्योंकि उसका उसकी आपको मैं शॉर्ट में जो मेन मेन टॉपिक्स है वो ही एक इकलौता ऐसा चैप्टर है फिजिक्स के अंदर जिसके अंदर थ्योरी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ आपको, मैं आपको शॉर्ट के अंदर आपको शॉर्ट की फॉर्म में डाल के अब मैं डाल दूंगा आपका, ठीक है ना। तो इसमें क्योंकि टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं था। इसके साथ साथ आपका चैप्टर 1 जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है आपका, उसको भी मैंने नहीं यहाँ पे बताया है आपका, जिसमें बैलेंसिंग वगैरह डिफाइन ये सब आती है आपकी। चैप्टर 1 ऐसा है कि जो हर किसी ने किया होता है, नहीं किया होगा तो उसके बाद भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 1 का 1 और वाला टॉपिक मैं डाल दूंगा, क्योंकि आर इन्वायरमेंट भी आपको नहीं बताऊंगा। आर इन्वायरमेंट की एक पीडीएफ है जो कि बहुत ही बढ़िया पीडीएफ है, वो पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी विद डायग्राम है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप कर लोगे तो हो जाएगा, लर्निंग वर्क है। तो फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2, अब एक चीज आप याद रखिएगा, जैसा कि मैं आपको बार बार भी कह रहा हूं, मैंने आपकी पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था कि ये मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, ठीक है ना।
इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही साथ कुछ चीजें हैं जो इग्नोर मत करिएगा, दैट इज डायग्राम। एनसीईआरटी के जो दिए हुए हैं वो डायग्राम्स, वो भी वीडियो आपको उसमें मिल जाएगी आपकी मेरे चैनल पे शॉर्ट के अंदर। दूसरा, इक्वेशंस, जितनी भी इक्वेशंस एनसीईआरटी के अंदर दी है वो एनसीईआरटी की वो एनसीईआरटी की सारी इक्वेशंस आपको करनी है। तीसरा, ऑरेंज बॉक्सेस जो आपको दिए हुए नो डू यू नो वाले, वो सारे के सारे आपको करने हैं। एंड फिफ्थ पार्ट इज आपका समरी, जो समरी आपको बीच लास्ट में दी है ना पिंक, उसमें पिंक बॉक्स में, वो भी आपको करनी है। तो प्लीज आप ये चीजें कर ले जितना मैक्सिमम हो सके, तभी आप अपनी तैयारी पूरी मानना, ठीक है, क्योंकि बीच में से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पे। सो चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले आपका आता है डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो सिर्फ आपका मेन जो आता है वो आता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बेसिस पे आपका डिफरेंस आता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप डिफरेंस बताओ। नेक्स्ट आते हैं हम, तो इजी है आपका, बस लर्न ही करना है आपको। तो देख लेना, आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मैं भी डाल दूंगा, मैं भी डाल, मेरे नोट्स पे भी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आपका पीएच वैल्यू है। पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो एक क्वेश्चन है आपका, दैट इज डेंटल केरीज वाला, वो आपका क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आपका लाइफ प्रोसेस पे भी यूज हुआ है। तो दो चैप्टर्स, एक ही टॉपिक दो चैप्टर में, तो वो बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है। तो पीएच वैल्यू वाला जो टॉपिक है, इसके आपको क्या करना है, हर एक पीएच वैल्यू का एक एक एग्जांपल जरूर लर्न करके रखिएगा, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ ईच पीएच वैल्यू। पीएच की फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? पीएच की फुल फॉर्म नहीं पता तो दैट इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना ज्यादा है उसकी पोटेंशियल नापते हैं हम पीएच से। हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे तो दैट इज मोर एसिडिक, हाइड्रोजन आयन कम होंगे दैट इज लेस एसिडिक, यानी वो बेस ज्यादा होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हर एक पीएच का 0 से लेके आपका जो 14 तक है, वो सारे पीएच का एक एक एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। एग्जांपल ऑफ ईच पीएच वैल्यू, देन पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये टॉपिक है आपका, ये जरूर पढ़ के जाइएगा, एवरीडे लाइफ। और आप जैसे ही पीएच इन एवरीडे लाइफ पढ़ोगे, इसके तुरंत बाद आपका एक पीछे एक लीफ रिलेटेड कुछ एक टॉपिक दिया हुआ है ग्रीन बॉक्स के अंदर, और उसमें आपको अलग अलग टाइप्स के एसिड्स के नेम दिए हैं, तो वो एसिड्स के नेम जरूर आप लर्न करिएगा, ठीक है। तो पीएच वैल्यू यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है आपका। देन नेक्स्ट आते हैं हम ब्राइन। ब्राइन क्या है? ब्राइन बच्चों को पता ही नहीं ब्राइन क्या है आपका। तो ब्राइन में क्या होता है आपका, सॉल्ट, नमक वाले पानी को ब्राइन कहते हैं। तो सॉल्ट प्लस वाटर आपका क्या कहलाता है, ब्राइन कहलाता है। सॉल्ट प्लस वाटर आपका ब्राइन कहलाता है, नमक वाला पानी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं सारी ब्राइन इसमें इस्तेमाल हुआ है, आपका नमक वाला पानी यूज हुआ है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। नाम ही से ही पता लग रहा है, क्लोर मतलब क्लोरीन, एल्कली मतलब बेस, तो बेस और क्लोरीन निकलेगा यहाँ पर। तो ठीक है, तो ये एक तो इसकी डिफाइन आती है, ठीक है ना, इसकी डिफाइन आती है एक तो, साथ ही साथ एक इसकी रिएक्शन, डिफाइन, रिएक्शन, एंड जो सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, यूजेस ऑफ प्रोडक्ट्स। जो भी इसके अंदर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना आपके, जो कि बनता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, तीनों के आपके कम से कम तीन तीन यूजेस, 3 यूजेस कम से कम आपको लर्न होने चाहिए। याद रखना, पेपर में आ जाता है कि फलाना एक्स है कंपाउंड, वो आपका क्या बोलते हैं, उसको आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा ही, तो आपका वाई कंपाउंड आया तो उस वाई के यूजेस बताओ। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है आपके, तो क्लोरोएल्कली प्रोसेस पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके ये 4 टॉपिक्स। ये 4 टॉपिक्स आपके लगभग लगभग सब चीजें इसमें जो आपको पढ़नी है मेन, वो क्या है इनकी, एक तो रिएक्शन, रिएक्शन से पहले इसका आएगा कॉमन नेम, ठीक है। कॉमन नेम आपको आना चाहिए, कॉमन नेम, केमिकल नेम, कॉमन नेम, केमिकल नेम, और इसकी रिएक्शन ऑफ मेकिंग, कैसे बन रहा है रिएक्शन ऑफ मेकिंग, और सबसे ज्यादा कम से कम 3 यूजेस। तो ये आपको आना चाहिए। एक चीज याद रखना, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनता है टार्ट्रिक एसिड मिला के, तो इसलिए मैंने इसी के आगे एरो डाल के बेकिंग पाउडर लिखा हुआ है। तो इन सब के यूजेस आपको आने चाहिए, यूजेस के साथ साथ कॉमन नेम, केमिकल नेम, रिएक्शन,
मेकिंग और 3 यूजेस, ये पढ़ के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। नेक्स्ट आता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन। एनसीईआरटी के अंदर इतना सा टॉपिक दिया है, बिल्कुल जरा सा पता भी नहीं चलेगा आपको, पीओपी के जस्ट ऊपर दिया हुआ है आपका टॉपिक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सिर्फ डिफाइन आती है आपको नहीं, तो इसकी डिफाइन जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एक डिफाइन आती है और इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट आता है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर, जिसमें आपका कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को हीट किया जाता है तो उसका कलर व्हाइट हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो दोबारा से ब्लू हो जाता है। ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं, उसको हीट करोगे तो व्हाइट, और दोबारा कुछ टाइम बाद वो दोबारा से ब्लू हो जाता है। तो पूछते हैं रीजन क्यों, तो इसका आंसर है आपका कि देर आर सम वाटर प्रेजेंट इन क्रिस्टल फॉर्म, मतलब क्रिस्टल की फॉर्म में कुछ एक अमाउंट रहता ही है वाटर वाटर का, तो वापस से रिटेन कर लेता है एटमोस्फेयर से, दैट्स व्हाई उसका जो कलर है वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चैप्टर 2 बहुत स्पीड में, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए बहुत फटाफट फटाफट आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ ये खत्म हो गया आपका चैप्टर 2, इसको नोट डाउन कर लो। तो चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल की बात करते हैं हम। तो चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर सबसे पहला जो आपका आता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये भी केमिक फिजिकल आपको पता ही है, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सोनोरस नॉन सोनोरस, डक्टाइल नॉन डक्टाइल, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर, तो दैट इज बेसिक। तो जो पेपर में आता है आपका, जो आपको ध्यान देना है, दैट इज रिलेटेड टू केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के रिलेटेड ध्यान रखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए एसिड एंड बेसिस का। देन नेक्स्ट हम आते हैं आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एसिड एंड बेस, मेटल एंड नॉन मेटल का। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की क्या आता है आपका, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का इसकी डिफाइन आती है अगर पूछते हैं तो, या तो डिफाइन पूछेंगे आपका, इसके एग्जांपल्स कर लीजिएगा बिल्कुल, कौन कौन से एम्फोटेरिक एग्जांपल, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं, साथ ही साथ एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज प्लीज कर लीजिएगा आपका। तो ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अंदर हो गया। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग के अंदर आपका डिफाइन और इसकी एप्लीकेशन आ जाती है कई बार, किस कहाँ पर यूज होता है, तो एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज होता है, एयरप्लेन वगैरह में, ठीक है ना। ये ऑरेंज बॉक्स का है आपका एनोडाइजिंग, आपका मेटल नॉन मेटल में दिख जाएगा, ठीक है ना, एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर में 3 दिए हुए हैं आपके, कोल्ड वाटर के साथ, वार्म वाटर के साथ, स्टीम के साथ, ठीक है। तो इन तीनों के रिएक्शन एंड एग्जांपल्स, बस यही करना है। ये वो टॉपिक मैं उठा रहा हूं जो कि एकदम गिने चुने टॉपिक है आपके, जिसका एग्जामिनर बोलता है कि भाई ये इस पे एकदम तुरंत नजर जाती है, ठीक है। तो ये वो वाले टॉपिक्स हैं आपके। रिएक्शन विद वाटर में 3, कोल्ड वार्म और स्टीम, कौन कौन से हैं आपके, जो कि कोल्ड के साथ रिएक्ट करेगा, वार्म के साथ करेगा और हीट के साथ करेगा, स्टीम के साथ करेगा। तो अगर किसी को रिएक्टिविटी सीरीज आती है तो वो इजीली कर लेगा इसको, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन विद एग्जाम, रिएक्शन भी इसकी करनी है, रिएक्शन दी हुई एनसीईआरटी के अंदर, प्लस एग्जांपल्स करने हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको करना ही करना है, जैसे मैंने बोला रिएक्शन सारी एनसीईआरटी करनी है, तो उसी में आ जाएगा काफी सारी चीजें। तो आपकी ऑरेंज बॉक्स बोल रहे हैं, कुछ ऑरेंज बॉक्स ऑलरेडी दिए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल नॉन मेटल चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही रिएक्टिविटी सीरीज है, क्योंकि जिस व्यक्ति को रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई वो इजीली आपका एक्सट्रैक्शन भी कर सकता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन अलग अलग टाइप के वो कर सकता है, रिएक्शन विद वाटर वाला ये पार्ट कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर यूज होती है रिएक्टिविटी सीरीज, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और मेटल नॉन मेटल में एक क्या बोलते हैं, इन टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, तो वो जरूर देखिएगा कि आपको फलाने फलाने मेटल दिए हुए, मेटल एक्स दिया हुआ, उसने डिस्प्लेस कर दिया तो क्या रीजन रहा होगा, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी। तो एक्सट्रैक्शन के अंदर आपका क्या आता है, एक्सट्रैक्शन के टाइप आते हैं, तो मेन टाइप जो एक्सट्रैक्शन के हैं वो कौन कौन से, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और इलेक्ट्रोप्लेट, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, इनके बीच का डिफरेंस आ जाता है, तो अगर आप इनको कर लेंगे विद एग्जांपल्स तो आपका डिफाइन डिफरेंस भी, आप डिफरेंस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का इसका डायग्राम आ जाता है कई बार, तो प्लीज इसको ढंग से करके जाइएगा, इसका डायग्राम आ जाता है कई बार, तो इसको जरूर करके जाइएगा, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन आपको बता दिया। अब जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बहुत छुपी हुई चीज है ये आपकी मेटल नॉन मेटल के अंदर, थर्मल रिएक्शन, ये आपको मिल जाएगी इजीली
जहां पर आपका आई थिंक वो पिलर बना हुआ है ना, आयरन पिलर, वहां ऊपर मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो वहां पर है ये आपका, मतलब मेटल नॉन मेटल पे देखोगे तो थर्मेट नहीं भी मिल रहा, टाइम वेस्ट मत करना, सिंपल सा आप गूगल कर लेना तो मिल जाएगा थर्मेट रिएक्शन। इसकी सिर्फ और सिर्फ डिफाइन एंड रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है थर्मेट की। ठीक है ना, तो डिफाइन और रिएक्शन ये दो कर लेना, हो जाएगा। ट्रैक्स वगैरह जो ज्वाइन करने होते हैं ना, तो थर्मेट रिएक्शन से ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोरोजन। आप बोलोगे सर कोरोजन भी कोई टॉपिक है आपका? यस टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपकी प्रिवेंशन आ जाती है, और प्रिवेंशन के अंदर आपके दो टॉपिक है जो कि एग्जामिनर को बड़े प्यारे लगते हैं। वो है आपका एलॉइंग, और एलॉइंग में भी आपका कौन सा आ जाता है? आपका सोल्डरिंग। ठीक है, और दूसरा आ जाता है आपका अमलगम। ठीक है, अमलगम और सोल्डरिंग, ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इनके बारे में पढ़ के जाइएगा। और प्रिवेंशन जब एलॉइंग पढ़ेंगे ना, तो एलॉइंग के अंदर जितने भी आपके एलॉयज हैं उनके कॉम्बिनेशंस की किसको किसके साथ मिलाया, तो वो जरूर पढ़ के जाइएगा। पेपर में एक मार्क का इसमें ही गवा देते हो आप। ठीक है, दैट इज द मेटल एंड नॉन मेटल, मेन मेन पार्ट यही है इसके अंदर, तो ये प्लीज आप अच्छे से कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4, जिसमें काफी सारे बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि सर ये चैप्टर नहीं हो रहा, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर हो गए, बस ये चैप्टर नहीं हो रहा, हमसे इसको कैसे करूं? तो घबराने की बात नहीं है। पहली बात तो ये, इस चैप्टर को करना बहुत आसान है। बस वही है, हम कुछ चीजों के चक्कर में ना पूरे चैप्टर को हमको लगता है कि भाई बहुत डिफिकल्ट है तो हो नहीं पाता। तो इस चैप्टर के अंदर जो मेन मेन टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप वो कर लोगे, इट मींस आपने पूरा चैप्टर कर लिया। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आता है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बुक के अंदर जितने दिए ना, वो सारे के सारे तो करने ही है। और इसको बनाने का तरीका, अगर किसी बच्चे को ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाना आता है, सपोज करो यहाँ पर दिया हुआ मेरा CH4, अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर बनाना आता है ना, तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बड़े आराम से बना सकते हो। देखो कैसे, मैं बहुत एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जैसे सपोज करो आपने ये वाला स्ट्रक्चर बना लिया, इसको बनाने के बाद आपने कुछ नहीं करना, जो हाइड्रोजन है ना, जहाँ कॉर्नर पे स्टार लगा दो, ऐसे क्रॉस लगा दो, क्योंकि हाइड्रोजन मतलब दो अलग अलग एलिमेंट्स है, तो उनके अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हमें शो करने पड़ेंगे। और कार्बन वाली साइड पे आप सर्कल लगा दो, ऐसे डॉट्स लगा दो सब। ठीक है, और उसके बाद बीच के बॉन्ड को हटा दो, हटा दिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको आपने, इनकी क्या बोलते हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को कितने की रिक्वायरमेंट है? एक और की रिक्वायरमेंट है, आपने कुछ नहीं करना, इन दोनों को एक सर्कल में ले लेना है। ऐसे ही बाकी हाइड्रोजन के साथ भी करना है, सर्कल के साथ पूरे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक सर्कल, मतलब कि सर्कल के अंदर हाइड्रोजन के साथ ये दोनों आने चाहिए। तो हाइड्रोजन फुलफिल हो गया, दो मिल गए उसको, इसको भी दो मिल गए, इसको भी दो मिल गए, इन भाई साहब को भी दो दे दो। अब हाइड्रोजन की तो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी हमने, बचा कौन? कार्बन। तो कार्बन को कितना चाहिए आपका? 8। तो आपने कार्बन के सर्कल में ये स्टार्स भी लेने हैं और डॉट्स भी लेने हैं, तो वो सर्कल आपका ऐसे जाएगा। लो जी, बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चेन स्ट्रक्चर बनाकर, ब्रांच स्ट्रक्चर बनाकर आ जाओगे, तो भी थोड़े बहुत नंबर एग्जामिनर दे ही देगा। बट ट्राई करो कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लो, क्योंकि अगर आप ब्रांच स्ट्रक्चर बना सकते हो, चेन स्ट्रक्चर बना सकते हो, तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है, हमने बस उसके चेंजेस करने हैं। तो जो एनसीईआरटी के अंदर दिए हैं एटलीस्ट उसकी तो प्रैक्टिस आप कर ही लो। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दैट इज द बेसिक थिंग जो आपने करना है, बुक में से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। ये आपका मेटल नॉन मेटल भी कवर करता है, और कार्बन कंपाउंड भी कवर करता है। क्यों? कि कार्बन के जितने भी कंपाउंड है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और जितने भी मेटल और नॉन मेटल बॉन्ड बनाते हैं दैट इज आयनिक बॉन्ड। याद रखना, नॉन मेटल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और मेटल और नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वो कर लीजिएगा आपका। नेक्स्ट आता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये टॉपिक आपकी बुक के अंदर एज इट इज आपको मिल जाता है। इसके अंदर बस दो प्रॉपर्टीज हैं, इनकी आपको सिर्फ डिफाइन लर्न करनी है। क्या लर्न करना है इसकी? इसकी सिर्फ डिफाइन लर्न करनी है आपको, और कुछ लर्न नहीं करना। नेक्स्ट आते हैं हम एलोट्रॉप्स के ऊपर। एलोट्रॉप्स आपके, इसके टाइप, इसके यूजेस और इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं आता,
बट हाँ आइडेंटिफिकेशन के लिए कई बार आ जाता है कि बताओ ये कौन सा स्ट्रक्चर है या राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो कहां से लिखोगे। याद रखना इसमें बक मिनिट्स ऑफ फ्लोरेंस जो फुटबॉल की शेप का है ना उसके यूजेस इतने ज्यादा नहीं है, तो मेन आपका डायमंड और ग्रेफाइट का ही पूछेंगे अगर पूछा भी तो। ठीक है, तो ये एलोट्रॉप्स वाला पार्ट आपका हो गया है। नेक्स्ट आते हैं, ये ऊपर वाला बेसिक है, मतलब इसको तो लर्निंग वाला पार्ट है, आप लर्न कर लोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका मेन चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है होमोलोगस सीरीज से। तो होमोलोगस सीरीज लर्न कर लीजिए। मिथेन आपका क्या बोलते हैं, मिथेन इथेन, आपका प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये आपको लर्न होना चाहिए। इसको लर्न करने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ ना कुछ गाना बना लो या कुछ भी बना लो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तरीके हैं, उससे आपको लर्न हो जाएगा। तो जैसे सीक्वेंस में लर्न करोगे तो सबसे पहले आपका मिथेन आता है ओनली 1 कार्बन, आपका इथेन आता है और आपके क्या बोलते हैं 2 कार्बन, तो इस तरीके से आपका चलता रहेगा। होमोलोगस सीरीज में सैचुरेटेड आता है और अनसैचुरेटेड आता है। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कौन से होते हैं, ये होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले। कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले। अनसैचुरेटेड में कौन से होते हैं आपके, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो इनको सैचुरेटेड बोलते हैं और इसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है निकालने का सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का, दैट इज CN। CN बहुत इजी पे है, देखना जरा ध्यान से। CnH2n प्लस 1, 2n प्लस 2 है, सॉरी, CnH2n प्लस 2। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग, देखते हैं। C अगर 1 लेते हैं हम, तो यहां पर फॉर्मूले में डाला हमने 2 1 प्लस 2, तो कितना हो गया आपका, H की वैल्यू 4 आ गई और C 1 यानी CH4, तो यानी कि फॉर्मूला हमारा ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड यानी कि इनको, सिंगल बॉन्ड वालों को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एल्केन। क्या बोला जाता है, एल्केन। में यहाँ की जगह मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा खिचड़ी सी पक जाएगी, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के लिए। तो फॉर्मूला क्या है आपका, CN प्लस 2H2N, H2N प्लस 2, दैट इज फॉर एल्केन। ठीक है ना, सैचुरेटेड है, एल्केन के लिए है ये। जितने भी मिथेन, इथेन, प्रोपेन, जिसके आगे जिसके पीछे पेन लगेगा आपका, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड। ठीक है, उसके बाद आपको डबल बॉन्ड के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस 2 हटा दो, फॉर्मूला सेम है, H2N। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एल्कीन। प्लस नहीं लगाओगे तो चलेगा, वरना आप वहां पे भी प्लस लगाकर आ जाओगे। H2N और CH2N प्लस 2, नीचे बेस में याद रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एल्कीन, ईन आ जाएगा लास्ट में, और लास्ट बचा आपका CnH, जहां प्लस 2 लगाया था वहां नीचे आपका -2 हो जाएगा, H2N माइनस 2। तो ये हो जाएगा एल्काइन। क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, आपने कुछ नहीं करना, ऊपर वाले में आपने +2 लगाना है, बीच में हटाना है और तीसरे में नेगेटिव कर देना है। बस इस तरीके से आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों की फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि सर कितने हाइड्रोजन कितने क्या, तो बाकी आपको मैंने बेसिक जरूर बताया हुआ है कि एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड जुड़े होने चाहिए, बस दैट्स इट। ये माइंडसेट रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो होमोलोगस सीरीज में आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता है। सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड बोलते हैं और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वालों को क्या बोला जाता है, अनसैचुरेटेड बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, मतलब ये हम क्यों इतना ज्यादा डिफाइन कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आइसोमर्स। आपसे सीधा पूछ लिया जाता है भाई ड्रॉ द क्या बोलते हैं, ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब के आइसोमर्स बनाओ। तो आइसोमर्स आपके 4 टाइप के होते हैं, एन आइसोमर, आइसो आइसोमर, नियो आइसोमर और साइक्लिक आइसोमर। एन आइसोमर का मतलब है चेन स्ट्रक्चर, नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर को एन आइसोमर बोलते हैं। आइसो आइसोमर में क्या होता है, आपने कुछ नहीं करना, नॉर्मल स्ट्रक्चर बना के एक कॉर्नर्स में, या तो इस कॉर्नर में या इस कॉर्नर में एक ब्रांच दे देनी है, बस और कुछ नहीं है। तो ब्रांच कॉर्नर को बोलते हैं हम आपका क्या बोलते हैं, आइसो आइसोमर। आइसोमर्स का मतलब होता है कि सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो बस डिफरेंट स्ट्रक्चर ही कर रहे हैं। फिर आते हैं नियो में। नियो में कुछ नहीं होता, नियो में आपका मिडल में होता है। ठीक है, जो ब्रांच लगती है वो मिडल में लगती है, कॉर्नर्स में नहीं लगती, बस इतना फर्क है। और साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक आपका नॉर्मल है,
आपका साइक्लिक फॉर्म में होगा कुछ इस तरीके से, और बाकी जगहों पे हाइड्रोजन, जैसे यहाँ 2 लगे हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, हो गए ना कार्बन के साथ 1 2 3 4, इस कार्बन के साथ भी 2 लगा दो हाइड्रोजन, हो गए 4। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। अब मैं और आसान कर देता हूँ आपके लिए स्ट्रक्चर। चेन स्ट्रक्चर तो भैया सबके लिए है, ये आइसोमर तो सबके लिए बनेगा ऑल, ठीक है। आइसोमर बनता है आपका मिथेन, इथेन, आपका प्रोपेन, ये प्रोपेन से बनता है आपका, याद रखना ये प्रोपेन से बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा आपका आइसोमर। और अगर हम नियो की बात करें तो ये बनेगा आपका ब्यूटेन से। कहां से बनेगा ये? ब्यूटेन से। और साइक्लिक तो आपका प्रोपेन से ही बनना चालू हो जाता है, साइक्लिक आपका प्रोपेन से ही बनना चालू हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और यही स्ट्रक्चर को लेके एक स्ट्रक्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज बेंजीन, आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है बेंजीन का स्ट्रक्चर, वो जरूर पढ़ के जाइएगा। साइक्लोहेक्सेन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर आपके 6 कार्बन है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो इसमें साइक्लोहेक्सेन। चेन स्ट्रक्चर, इसको एन आइसोमर, आइसोमर, नियो आइसोमर और साइक्लिक। कोई नाम आ जाए, जैसे सपोज करो आपने मीथेन बनाया तो एन मीथेन, एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, इस तरीके से आइसोब्यूटेन, आइसोप्रोपेन, आइसोहेक्सेन, नियो का नियो पेंटेन, नियो हेक्सेन, इस तरीके से, या साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, इस तरीके से आपका नेमिंग आपकी रहती है अगर आप आइसोमर बना रहे हो। बेंजीन आपको मैंने बता ही दिया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर नेमिंग पता होनी चाहिए भाई। नेमिंग फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं आ रहा प्लीज स्किप कर देना, लेकिन अगर कुछ बच्चों को भाई करना ही करना है तो ये टॉपिक बिल्कुल ना छोड़े फंक्शनल ग्रुप का। जितने मार्क का भी आएगा प्लीज इसको करें जरूर, क्योंकि इसमें नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ग्रुप पता होना चाहिए कौन सा अटैच ग्रुप इंपॉर्टेंट है, और एक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे से ये वाला टॉपिक नहीं हो रहा फंक्शनल ग्रुप वाला, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने टाइम वेस्ट ना करें, बाकी टॉपिक्स की ओर बढ़े, इसको छोड़ दें। बाकी टॉपिक्स आपके बहुत इजी हैं, आप वो कर सकते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप वाले को छोड़ दें, ठीक है। अब ये वाला आप नोट डाउन करें जब तक, फिर मैं आपको दूसरा पार्ट बताता हूँ आपको बाकी कुछ। तो स्टूडेंट जल्दी से देखते हैं, बहुत टाइम क्या बोलते हैं, बहुत लंबी हो गई वीडियो, तो फटाफट फटाफट से इसको देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड के अंदर आपकी 4 प्रॉपर्टीज आती है, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। इन चारों को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इसमें क्या क्या ऐड हो रहा है। कंबशन इज अ बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि हमने एक छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है कि कंबशन, हम किसी भी कार्बन कंपाउंड को अगर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो इट गिव्स हीट एंड लाइट, साथ ही साथ CO2 प्रोड्यूस करती है। इस कंबशन के अंदर एक और मेन चीज आपकी जो आएगी दैट इज टाइप ऑफ फ्लेम, वो जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अंदर टाइप ऑफ फ्लेम आएगी, टाइप ऑफ फ्लेम्स, वो जरूर पढ़ लीजिएगा कि वो क्या होता है आपका, ठीक है ना। तो मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट में करा है, इसको याद करने का तरीका आप सिर्फ ये याद कर लो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कौन से सब्सटेंस ऐड हो रहे हैं और कैटलिस्ट क्या है। कंबशन में कोई सब्सटेंस कैटलिस्ट नहीं है, सिर्फ सब्सटेंस ऐड जो हो रहा है वो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीडेशन के अंदर नाम से पता लग रहा है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को फास्ट करना। इसमें 2 कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं, एसिड वाला एसिडिफाइड K1O4 या अल्कलाइन K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाई, यानी 2 क्रोमेट वाला है तो डाइक्रोमेट। एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है आपका, किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट कौन है? निकल है, पैलेडियम। ये याद करने का तरीका तो प्लीज याद कर लीजिएगा, एक में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दूसरे में हाइड्रोजन, तीसरे में क्लोरीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है क्लोरोफॉर्म का। ये प्रोसेस ही है आपकी जो क्लोरोफॉर्म को बनाने में हेल्प करती है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है आपका CH3Cl, CHCl3, CHCl टेट्राक्लोराइड, यानी कि आपका आपका क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। तो CH3 आपका ये क्लोरोफॉर्म बनाने में हेल्प करता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाती है आपकी ये, ठीक है। क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला है आपका, ठीक है ना, क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला है, तो प्लीज ये कर लेना ट्राई क्लोरोमीथेन का, तो वो देख लेना इसको। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है दैट इज सनलाइट, इसमें जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है आपका दैट इज सनलाइट, वो सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है। एंड क्लोरोफॉर्म ऐसे नहीं बनता, ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। तो इन सब की डिफाइन, इन सब की रिएक्शंस और इन सब की डिफाइन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन प्लस डिफाइन, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड।
इसमें आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी आपको डिफरेंस बिटवीन याद करना है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी आपको इनका डिफरेंस बिटवीन लर्न करना पड़ेगा। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। और इसी से आपकी इसके बीच इस दौरान ये जो आप पढ़ोगे ना टॉपिक्स एनसीईआरटी से, इसके बीच में इक्वेशंस दी हुई है, वो इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन आएगा, वो खैर मैं नीचे भी आपको बताऊंगा। एस्टेरिफिकेशन बहुत ही ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन और टॉपिक है आपका। इसमें डिफाइन, इसके बगल में इसका डायग्राम होगा आपका, एस्टेरिफिकेशन जहाँ टॉपिक है, और साथ के साथ इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। सपोनिफिकेशन की बात करें, इसकी भी डिफाइन और इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोनिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं तो ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा यूज होते हैं, सोडियम इथेनोएट और सोडियम इथॉक्साइड। बच्चे क्या करते हैं, जहां सोडियम इथेनोएट लिखना होता है वहां ऑक्साइड लिख देते हैं, और जहां सोडियम इथॉक्साइड लिखना होता है इथेनोएट। तो प्लीज इसकी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करके जाना। और बेसिक टॉपिक्स आपके क्या क्या है, डिफरेंस आता है सोप डिटर्जेंट, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, या आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो इसमें आपको थ्योरी और डायग्राम ये दोनों की दोनों करके रखने हैं। तो यहाँ पर ये आपका जो केमिस्ट्री है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री है वो आपका खत्म हो जाता है, केमिस्ट्री मैं यहाँ पे खत्म कर चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम बहुत कम है। आपका साइंस का पेपर बहुत अच्छा आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस जो दिए गए टॉपिक्स हैं उनको चेकलिस्ट की तरह यूज करिए। जितने ज्यादा आप देखेंगे कि हाँ भाई मेरे ये टॉपिक हो गया है, तो दैट इज गुड थिंग। कुछ पेपर्स मैं आपके लिए क्या बोलते हैं आपके लिए चैनल पे डालूंगा। इंस्टा पे भी मेरा चैनल है सेम फिंगर टिप डबल वन के नाम से, और यूट्यूब पे भी चैनल है फिंगर टिप डबल वन के नाम से। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और प्रैक्टिस करें, और फालतू के लफड़ों में ना पड़े, जैसे कि ये PIL फाइल हो रही है, ये है वो है। तो आप सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के पीछे भागिए, क्वेश्चन अपने आप आपको आ जाएगा। ठीक है ना, आप ये मत सोचिए क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, नहीं। आप सिर्फ टॉपिक के पीछे भागिए, टॉपिक करेंगे तो अपने आप आपको क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा, और अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बायो के कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। होप कल ही आपकी जो बायो के लिए वीडियो है वो भी मैं डाल ही दूंगा। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।